हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नया सीरीज आप लोगों के लिए, डेली प्रैक्टिस सेट। अब डेली सीरीज वाइज आपको प्रैक्टिस सेट जाएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जितने भी सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। वनडे एग्जाम के लिए होगा ये। खासकर आजकल जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न कैसे बनता है। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनाने के लिए आपको छोटा छोटा फैक्ट पे पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि आपको छोटा सा फैक्ट देगा, अगर वो नहीं आएगा तो आपका वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मान के चलिए अगर आपसे पूछेगा कि वास्को डिगामा से ही आपको घुमा के रख देगा। अगर पूछेगा वास्को स्टेटमेंट में देगा वास्को डिगामा पहली बार भारत आया, आपसे दे देगा कि वास्को डिगामा पहली बार जो भारत आया 1498 में आया, पहला स्टेटमेंट देगा। उसके बाद फिर आपको दूसरा दूसरा स्टेटमेंट आपको देगा। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि वो दूसरी बार कब आया। दूसरी बार आया 1502 में। पहली बार पहला स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया, तीसरा स्टेटमेंट देगा कि वो तीसरी बार कब आया, तो 1524 में। ये तीन देगा। चौथा स्टेटमेंट में मान के चलिए वो दे देगा कि जब वो तीसरी बार आया तो उसका मृत्यु हो गया, या जब वो तीसरी बार आया तो उसका शादी हो गया, चाहे वो तीसरी बार आया तो भारत में ही रह गया। तो ये कब बनेगा, जब आप वास्को डिगामा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में हर एक चीज जब आपको पता होगा तब बनेगा। क्योंकि जब वो तीसरी बार आया था, जब वास्को डिगामा 1524 में आया था तीसरी बार, तो उसका मृत्यु हो गया था भारत में ही। भारत में ही मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, तो इंडिया का ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे है केरल। केरल में यहाँ पे है कोच्चि, कालीकट, वहीं पे जहाँ पे वो आया था वहीं कोच्चि में ही उसका मृत्यु भी हो गया। तो इस सब के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी ये सब आएगा, याद करने से नहीं होगा। तो आइए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया, यानी कि किसको दिया गया। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, जब ब्रिटेन जब भारत में आया था, तो एक अपना व्यापारिक कंपनी बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम दिया था। क्योंकि ये देखिए, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका और ये है इंडिया। ये क्या है, इंडिया। तो ये इस साइड क्या होता है मैप में इस साइड क्या होता है, ईस्ट वेस्ट। मैप जानते हैं ना, नॉर्थ साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए जितना भी यूरोप का देश है, वो चाहे पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, डच हो, स्पेनिश हो, चाहे ब्रिटेन हो, सभी का आप देखिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी करके होगा, स्टाडो द ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे करके रहता है। तो ईस्ट दिशा का नाम है, इसलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंडिया के साथ व्यापार कर रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम पड़ा। तो महारानी एलिजाबेथ जो है सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब मान लीजिए कंपनी बना, तो एक कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, कि इतने बजे से इतने बजे ये काम होगा, इतने बजे से इतने बजे ये काम होगा, किस दिन छुट्टी रहेगा, किस दिन कैसे क्या होगा। अब व्यापार करने के लिए आया था तो प्रोडक्ट सबका रेट भी डिसाइड हुआ था कि इसी रेट पे बेचेगा। तो उसी के लिए जो नियम कानून एलिजाबेथ ने बनाया था, वो कब बनाया था, 31 दिसंबर 1600। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इसी दिन मान्यता मिला था। और जब आप देखेंगे कि 1600, इस समय कौन था भारत में, उस समय मुगलिया सल्तनत था। मुगलिया सल्तनत में उस समय बादशाह के पद पर था अकबर। कौन था, अकबर बादशाह के पोस्ट पे था। और यूरोप की महारानी थी, यूरोप यानी कि ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एलिजाबेथ इक्वल टू अकबर, इंडिया में अकबर और ब्रिटेन में एलिजाबेथ। तो 31 दिसंबर 1600 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर कहिएगा कमेंट में कहिएगा, अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसका बोर्ड पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अच्छे से दिख रहा है सब लोग को, तो बताइएगा अगर इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हो तो। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, हम मार्क कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। यानी कि कांग्रेस में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी भी थे, नरम दल भी था, यानी कि बेसिकली नरम दल और गरम दल जो
बेसिक वर्ड में अगर बोले तो वही है। क्वेश्चन को फंसाने के लिए वर्ड चेंज किया गया। उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, कौन शामिल नहीं था, यानी कि आपको इसमें 3 गरम दल वाले हैं और एक नरम दल वाले हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा गोविंद रानाडे। क्योंकि देखिए लाल बाल पाल, आप जानते हैं गरम दल जो होता है कौन सा होता है, लाल, यानी कि यहां पे लिख देते हैं लाल बाल और पाल, आरबीपी, 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 लाल बाल और पाल। लाल यानी कि रेड, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए ये नरम दल के थे, तो अमूमन सब जानता है कि गरम दल का कौन कौन है, लेकिन नरम दल के लिए आप जानिए कि नरम दल में भी कुछ फेमस नेता थे। आपसे पूछ लेगा कि नरम दल का कौन था, तो नरम दल का था सबसे पहला नाम, ये अपना जो अर्थशास्त्री थे, क्या नाम था उनका, जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना किए थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा थे यही महादेव गोविंद रानाडे, इनका क्या नाम था, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक। उसके बाद थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये थे, ये सब क्या थे, ये सब नरम। और थे महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी नरम दल में ही आते थे, लेकिन ये तीनों चाहते थे कि अंग्रेज के साथ डायरेक्ट युद्ध लड़े। और नरम दल वाले क्या थे, साल में एक बार एक जगह पूरे इंडिया में कहीं भी, ये देखिए इंडिया है, पूरे इंडिया में कहीं भी सम्मेलन होता था कांग्रेस का, हर एक अलग अलग जगह, हर एक वर्ष अलग अलग जगह होता था। दिसंबर महीना में ही होता था, 28 दिसंबर को ही फिक्स डेट है। तो बैठते थे, अंग्रेज के साथ बातचीत होता था, बस हो गया, उसके बाद साल भर खत्म। लेकिन ये चाहते थे क्रांति, लाला लाजपत राय चाहते थे क्रांति। आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, जब साइमन कमीशन आया था इंडिया में, और साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया इन्होंने, इनको पंजाब केसरी की भी उपाधि मिली, पुरजोर विरोध किया पंजाब के क्षेत्र में, और इनको लाठी से मारा गया। और उसी समय ये बोल रहे थे कि मेरे शरीर पर पड़ा हर एक लाठी अंग्रेज के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। बिपिन चंद्रपाल भी कांग्रेस को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अगर आपको आता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको खुद पता चल ही जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक भी कांग्रेस को लेकर क्या बोले थे, कांग्रेस को लेकर बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि भर पूरे एक साल में एक बार मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह, कांग्रेस के सदस्य को बोले थे, खुद कांग्रेस के भी सदस्य थे। अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछे, आजकल पूछता है बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे नहीं थे, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा, सदस्य थे लेकिन गरम दल के थे। तो अगर आपसे पूछेगा ये क्या बोले थे कांग्रेस के मेंबर को लेके, कि अगर कौन है, कि अगर ये क्या बोले थे कि अगर बरसाती मेढक की तरह साल में एक बार टरटराने से कुछ नहीं होगा। तो आप यहां भी देखे होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा गोविंद रानाडे। क्या हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया ना, तो आप एक इस प्रैक्टिस सेट का एक फायदा देखिएगा कि आपको मिक्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट स्टेटमेंट वाला भी मिलेगा, फैक्ट वाला भी मिलेगा, सब मिलेगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, लखनऊ में आप जानते हैं समझौता हुआ था। लखनऊ में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था समझौता, ठीक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे बताइएगा, उससे कौन परिणाम घातक सिद्ध हुआ, यानी कि कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ मुस्लिम लीग के साथ, वहां लखनऊ में ज्वाइंट सम्मेलन हुआ था, उसमें गरम दल नरम दल, कांग्रेस में जो 1907 में फूट पड़ा था, रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, और कांग्रेस में वहीं से विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 पार्ट में 1907 में सूरत में हुआ था, तो सूरत देख के 2 भाग में बंट गया। उसके बाद जब एक कब हुआ, 1916 के ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक हो गया। मुस्लिम लीग भी एक हुआ, किसके प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत प्रयास किया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ बैठक हुआ। लेकिन बैठक के में जो है फायदे के बदला घातक ही सिद्ध हुआ ये बैठक। क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति, कांग्रेस जो है मुस्लिम के प्रति संतुष्टि, मुस्लिम जो मुस्लिम लीग मांगता था कांग्रेस दे देता था। मुस्लिम लीग, क्योंकि आप जानते हैं 1909 में तो पृथक निर्वाचन हो ही चुका था,
मुस्लिम को निर्वाचन का अधिकार दे दिया था। मार्ले मिंटो जो उस समय था, मार्ले सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था, तो वो दे ही दिया था। उसके बाद कांग्रेस, मुसलमान जो है, मुस्लिम वर्ग जितना चीज मांगते गया, कांग्रेस उसको संतुष्ट करने के पीछे लग गया, और संतुष्ट करने का नतीजा ये हुआ, भारत का विभाजन आगे चल के हुआ। तो एक ये भी है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन विभाजन में महत्वपूर्ण रोल, अगर ये नहीं होता तो शायद वो भी नहीं होता। हालांकि उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बताइएगा कि सीरीज कैसा आपको लग रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या है, बताइए तो। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था पवनार आश्रम से। कहां से हुआ था? पवनार आश्रम से, ठीक। और उस समय कौन था, कब हुआ था? 40 में हुआ था। और उस समय शायद लिन लिथगो था। कब था? कौन था? लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव भी ये पेश किया था अगस्त 1940 में, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट देने का बात कहा था। बोला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाके लड़ो, भारतीय सैनिक सबको बोला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की मदद करो, डोमिनियन स्टेट देंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हम जो है सो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पे, वहीं पे वो पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे, यानी कि भारत को पूरी तरह से आजादी, नो डोमिनियन स्टेट नहीं। इसीलिए ये फेल हो गया था अगस्त प्रस्ताव इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका भी आंसर आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में, कांग्रेस की पूर्व यानी कि कांग्रेस से पूर्व, क्या पूछ रहा है? कांग्रेस से पूर्व संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो बताइए ये कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका स्थापना कौन किए थे? बंगाल का बहुत ही फेमस दल है इंडियन एसोसिएशन, अभी नहीं है, उस समय था। कांग्रेस से पहले का है ये सब। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस से पहले का ही है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन। तो आप इसमें स्थापना कौन किया था ये कमेंट करके बताइएगा। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, सुरेंद्र नाथ करके कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन। देखिए स्टेटमेंट वाला आया, देख रहे हैं, फैक्ट आएगा, स्टेटमेंट आएगा, मिक्स आएगा। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, यानी कि गलत दिया होगा, सही छांटना है। देखिए साइमन कमीशन कब आया था, कहां गया साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। आया कब? 1928 में। रिपोर्ट कब सौंपा? 1930 में। इसी के आधार पे कौन आया? भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के आधार पे बना हमारा संविधान, जो भारत का डेमोक्रेसी है, संविधान है, ये देख रहे हैं साइमन कमीशन से ही लिया गया है, साइमन कमीशन के ही सर्वे से। तो आप अब आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इसने प्रांत, अच्छा साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? सदस्य का नाम अगर कोई जानता होगा, 7 के 7 सदस्य, 7 तो सब जानते हैं, 7 सदस्य, 7 अंग्रेज थे, लेकिन 7 के 7 सदस्य का नाम कमेंट करके बताइएगा। भविष्य में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना विंस्टन चर्चिल, वो साइमन कमीशन में ही आया था भारत घूमने के लिए, वो भी मेंबर था, एक हम बोल दिए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। नहीं, गृह विभाग का कोई संबंध नहीं था। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका, देखिए केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। केंद्र में जो 2 सदन है उसका उन्मूलन, वो हटाया जाए, और यही ये बोला था। इसने भारतीय पुलिस सेवा से तो इसका कोई है ही नहीं। पुलिस सेवा जब ही आए, एक ही आंसर मारिएगा, लॉर्ड कर्जन। पुलिस से संबंधित है सीधे लॉर्ड कर्जन। अब बताइएगा पुलिस विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया था? हम आपसे कमेंट इसलिए पहले क्लास में ज्यादा बोल रहे हैं कमेंट करने के लिए कि आपका देखते हैं नॉलेज कितना है। दादा भाई, देखिए आ गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी के टिकट पर चुना गया था? यहां से एक चीज सीखिए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, और उनको लिबरल पार्टी, कौन सा पार्टी? लिबरल पार्टी के लिए चुना गया था। किस पार्टी के लिए? लिबरल पार्टी से वो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत पर हुनों का, देखिए प्राचीन हिस्ट्री,
प्राचीन इतिहास से भी आ गया। भारत पर हुनों का आक्रमण, प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? यानी भारत पर हुन, हुन क्या था? विदेशी था। शक, हुन, कुषाण ये सब क्या था? विदेशी था। तो हुन जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में गुप्त डायनेस्टी था, गुप्त साम्राज्य था, और गुप्त में भी कौन था? स्कंद गुप्त। कौन था? स्कंद गुप्त। बताइए तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कुमार गुप्त है। कुमार गुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी, याद रखिए, स्थापना किया नालंदा का स्थापना किया था। समुद्रगुप्त जो है वो परम भागवत का उपाधि लिया था। समुद्रगुप्त परम भागवत का उपाधि लिया था, और 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, राजसूय यज्ञ कराया था, और इसका घोड़ा 9 समुद्र का पानी पीता था। उस समय गुप्त डायनेस्टी इतना बड़ा था, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विस्तारवादी था। 9 समुद्र का घोड़ा, इसका जो है घोड़ा जो था वो 9 समुद्र का पानी पीता था। नरसिंह गुप्त के बारे में मत याद रखिए, स्कंद गुप्त इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। अभिलेख से प्रश्न आता है, अभिलेख का शुरू कब हुआ था? जब अशोक राजा बना था तो भारत में अभिलेख लिखना शुरू हुआ। अभिलेख मतलब क्या होता है? एक पत्थर का लेगा, पत्थर का लिया मतलब एक बड़ा पत्थर लिया, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, कागज नहीं था, कुछ था नहीं। अब राजा घर घर जाके तो नहीं बोल सकता है लाउड स्पीकर लेके, तो इस पे लिख दिया, मैं राजा अशोक, या उस समय जो राजा को रान्यों कहा जाता है, जो उस समय लैंग्वेज था, मैं रान्यों अशोक, बहुत जगह उसको देव नाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। मैं राजा अशोक अपने जनता को कर मुक्त करता हूं, आज से मेरे अधिकारी कर नहीं लेंगे। ये लिख दिया, जगह जगह लिख के छोड़ दिया। अब जो भी आदमी आएगा देखेगा राजा का ये आदेश है, तो इसी को, यही अभिलेख लिखने का प्रथा कौन शुरू किया था? अशोक। क्वेश्चन पे आइए, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जितना भी शासक है इसमें सभी का अभिलेख सब है। तो एहोल जो अभिलेख है ये रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख लिखा गया है। और किसके लिए लिखा गया है? राजा था उस समय पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। जब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, इस दोनों में युद्ध हुआ था, कहां हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था युद्ध। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, और उस समय पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, और ये हर्षवर्धन क्या हुआ था? हार गया था। और इसका चर्चा, इस सब बारे में, युद्ध में क्या हुआ, कौन किसको कितना मारा, कितना मार मारा, इसको सुता दिया, मार के फाड़ दिया, ये जीत गया, इसका चर्चा कौन लिख दिया है? इसका कवि था। ये युद्ध कर रहा था, ये साइड से सब कुछ देख रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और एहोल अभिलेख में लिख दिया। ठीक। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहां पर है? ये है इंडिया, यहाँ है गुजरात, ये गुजरात है, यहीं पे है जूनागढ़। तो रुद्रदामन का कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है, जहां पे सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील को मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे, और उसको गुप्त साम्राज्य का जो था कुमार गुप्त, वो भी उद्धार कराया था। फिर उसके बाद जो अशोक था वो भी पुनर्निर्माण कराया था। तो रुद्रदामन का वही जूनागढ़ अभिलेख है। ये सब याद रखिए, कॉमन क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव, बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ये सब खूब पूछता है प्रश्न। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की विजय हो, लेकिन आजकल के समय में सत्य की विजय नहीं होती है। मुंडक उपनिषद से, कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते जितना भी वाक्य है ना, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव, ये भी उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, ये भी किसी न किसी उपनिषद, कहीं न कहीं से ये सब उठाया गया रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। बताइएगा भाई सीरीज कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावस्तु। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, यानी कि जीवन में वो क्या सब किए, कहाँ पे महात्मा बुद्ध बैट बॉल खेले, कहाँ पे घोड़ा से दौड़े, कहाँ पे रंगबाजी किए, क्या किए, जो भी किए वो महावस्तु में ही उल्लेखित है। और ये किस से संबंधित है? महायान। बौद्ध धर्म जब 2 पार्ट में टूटा था, महायान और हीनयान में, तो ये उसी से संबंधित है। ठीक। अब आइए नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर जो है उपासना भवन जो बनाया था उसका नाम है इबादत खाना। क्या है? इबादत खाना। क्या नाम है? इबादत खाना।
अकबर जो उपासना यानी कि इसको उपासना यानी कि क्या, पूजा घर। उर्दू में पूजा को क्या बोलते हैं, इबादत करना, गॉड से प्रे करना इंग्लिश में, तो इबादत खाना हो जाएगा। ठीक है। बुलंद दरवाजा भी अकबर बनाया था जब फतेहपुर सिकरी को अकबर जीता था, नहीं सॉरी, जब गुजरात जीता था। देखिए जब अकबर जो है, जब ये गुजरात को जीता ना, इतना खुश हुआ, और अकबर का यहाँ दिल्ली है, अकबर ने सबसे तीव्र आक्रमण यहाँ पे किया और यहाँ जीत गया। और अकबर उसके बाद फतेहपुर सिकरी में बनाया बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सिकरी में क्या बनाया, बुलंद दरवाजा। ठीक, इबादत खाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दीवाने आम दीवाने खास सब कौन बनाया था जी, बताइए अगर पता हो तो। शाहजहां का नाम सुने हैं, वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा, नाम तानेसेन से पकड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। तानसेन अकबर के दरबार में था, तानसेन अकबर के दरबार में था, बैजू बावरा अकबर के दरबार में था। और देखिए संगीत पर जो है, संगीत पर औरंगजेब जब राजा बना तो संगीत, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला, उसके बाद जितना भी है नृत्य कला, सबको बंद कर दिया, सबको भगा दिया, इस सबको बंद करो दुकान अपना, क्योंकि वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, सुन्नी धर्म का था, और वो ये सब में विश्वास नहीं रखता था, हालांकि खुद छुप छुप के बीना बजाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। बाबर मुगल वंश का स्थापना किया, जानते ही हैं, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। ठीक, हुमायूं इसका बेटा था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था। ठीक, तो आप ये भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कैसल पोर्ट। न्यू कैसल पोर्ट जानते हैं, नाम सुने हैं आप लोग। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात, आप याद रखिएगा, पूछ देगा, स्टेटमेंट देके पूछ देगा। न्यू कैसल पोर्ट किस चीज का है, कोयला निर्यात के लिए है। किस चीज के लिए है, कोयला निर्यात के लिए है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का सबसे प्रमुख पोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह पोर्ट कौन सा है, बताइए किसी को पता है तो। कोच्चि केरल में है, नहावा शोभा मुंबई में है, कलकत्ता बंदरगाह है यहाँ पे, लेकिन सबसे प्रमुख है कांडला, यहाँ पे जो है कांडला बंदरगाह भारत का। ज्वारीय बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखा के संबंध में, देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा सही है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर के मध्य, यह देखिए देशांतर रेखा क्या होता है जानते हैं जी, एक धरती बनाइए, ये क्या है, धरती है। अब यहां से देखिए ये हुआ, 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 और ये क्या है, इक्वेटर लाइन, क्या है, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है, देशांतर रेखाएं के संबंध में कौन सही है। यह अक्षांश रेखा के समांतर होता है, नहीं। अक्षांश तो ऐसे ऐसे होता है ना, देशांतर ऐसे होता है, नहीं। इसकी संख्या 180 है, नहीं। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो अब देखिए ये इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ इस दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा सही। कौन सा सही हो जाएगा, देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की गई पहाड़ी का सही अनुक्रम क्या है। देखिए स्टेटमेंट आजकल यही सब पूछता है, क्रम पूछ लेगा आपसे, क्योंकि अब सब जानता है जी कौन कहाँ है। आपको बताएंगे कौन कहाँ है वो भी, पहले ये देखिए, उत्तर दक्षिण। ठीक, नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक है ना। अब आप इसमें बताइए नीलगिरी कहाँ है, यहाँ पे है नीलगिरी। ठीक, उसके बाद जो है नल्ला मलाई यहाँ पे है, जवादी यहाँ पे है। ठीक, नीलगिरी यहाँ है, और अन्नामलाई यहाँ केरल के पास है। तो ये देखिए ये हो जाएगा सी आंसर, नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी,
और अन्नामलाई। ठीक, अन्नामलाई साउथ इंडिया जो है, ये जो साउथ इंडिया है इसका सबसे बड़ा चोटी कौन सा है? अन्नामलाई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित, और ये अच्छा एक चीज और, ये सब जो है नल्ला मलाई, जवादी, ये सब अन्नामलाई हो जाएगा केरल में, नल्ला मलाई, पहाड़ी जवादी, ये सब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर लाइन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए, तो ये सब बच्चा वाला प्रश्न है, कोसी नदी। इसमें एक चीज जान लीजिए, स्टेटमेंट बना के बीपीएससी अभी एग्जाम होगा पूछेगा, कोसी नदी का लेंथ पूछेगा, कोसी नदी का जो बिहार में कहाँ से एंटर करती है, जो बिहार का मैप अगर ये मानिए तो कहाँ से एंटर करती है आपसे वो पूछेगा, कैगो जिला से गुजरती है वो पूछेगा, और कुर्सेला कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है वो पूछेगा। ठीक है, तो अच्छा, दामोदर नदी है, दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और गंडक तो मस्त नदी है नहाने वाला। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वर हो जाती है? बताइए जी, प्रश्न बताइए, प्रश्न बताइए इसका आंसर। प्रश्न क्या है? किस मृदा में के प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा, लोहा ज्यादा होगा, लोहा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए, ये साउथ इंडिया हुआ, यहाँ केरल हुआ, ये क्या है? केरल, केरल है ना जी। केरल में क्या है? यहाँ पे है पश्चिमी घाट, यहाँ पे पर्वत सब भी है, पश्चिमी घाट है। मानसून जब आएगा इधर से, देखिए यहाँ इधर क्या है? समुद्र है, तो यहाँ से मानसून आता है। ठीक है, जून के पहला सप्ताह में मानसून आएगा, मानसून एकदम उड़ते हुए आएगा रुतबा में, यहाँ पे मिलेगा पहाड़। अब आप स्पीड में गए, आपको मिल गया ब्रेकर, क्या हो जाइएगा आप? गिर जाइएगा वहीं पे। तो यहाँ पे उड़ते हुए आया, यहाँ पे टकराया, यहीं पानी कहाँ गिर गया? केरल में ही गिर गया। तो केरल में ज्यादा पानी होगा, ज्यादा पानी भी कैसे होगा? ज्यादा रफ्तार में होगा। पानी का मोटा प्रश्न पूछा था, वर्षा का सबसे मोटा बूंद किस राज्य में होता है? केरल में ही होता है। और ज्यादा मोटा बूंद होगा तो यहाँ मिट्टी क्या हो जाएगा? धंसेगा, जहां पे बूंद गिरेगा वहां का मिट्टी नीचे, बगल का मिट्टी ऊपर, फिर इधर पानी गिरा जी नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा? मिट्टी कुछ ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बीच बीच में धंसा हुआ। तो इससे क्या हो जाता है? इसको क्या बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी। और इस लेटराइट मिट्टी में ही लोहे की अधिक मात्रा होती है। लेटराइट मिट्टी, ईंटा, ईंटा अगर आप जानते हैं, ईंटा जो बनता है लेटराइट मिट्टी का ही एक प्रकार है वो भी, बाकी और सभी मिट्टी से ईंटा नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट। और लेटेराइट की सबसे अधिकता कहाँ पे है? अभी जो बताए ना, केरल, वहां पे है। ठीक है, लेटेराइट का काजू ये सब भी वहां पे ज्यादा होता है इसीलिए। उसके बाद देख लीजिए, ये भी है, रेगूर मिट्टी है, रेगूर या काली मिट्टी। कपास इसमें सबसे ज्यादा होगा। मरुस्थलीय मिट्टी में ज्वार बाजरा ये सब होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है, एल्यूवियल सॉइल, इसमें सब कुछ होता है, जो फसल लगा दीजिए हो जाएगा। मानसून का कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, मिट्टी उसमें सब चीज होता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रकाश के संबंध में अब देखिए, साइंस का आ गया, आप देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट मिक्स है, हर एक सब्जेक्ट मिक्स आ रहा है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन ढूंढना है। किसके संबंध में? प्रकाश के संबंध में। प्रकाश को लेकर थ्योरी दिया है, आइंस्टीन भी दिया है, अथी हाइजेनबर्ग, ये सब भी दिया हुआ है। ठीक, तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसको चलने के लिए, हाँ, कण है, ऊर्जा का एक रूप है, कण है तो ऊर्जा का रूप होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जब ये दूगो होगा उपरोक्त सभी मार दीजिएगा। इसी सब टाइप का तो प्रश्न आजकल आ रहा है जी, इसी सब से सब घबराया हुआ है जो क्या पूछ रहा है पता नहीं। तो ये जान गए आप प्रकाश के बारे में, हालांकि और भी है डिटेल्स, बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी होती है? किण्वन। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, फर्मेंटेशन। ठीक है, कौन सी हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। बताइए, अपचयन प्रक्रिया किसमें होती है? हाइड्रोजनीकरण। जो प्राकृतिक रूप से जो घी बनता है, नेचुरल घी जो बनता है पेड़ पौधे से, वो किस प्रोसेस से बनता है? हाइड्रोजनीकरण से बनता है, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर
से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? अभी तो अब बताइए। डोबेराइनर का नियम, न्यूलैंड्स का नियम, मेंडलीफ का नियम, मोजले का नियम। अभी जो पीरियोडिक टेबल जो आधारित है, किस पर आधारित है? मोजले के नियम पे आधारित है, ठीक है। मोजले जो अपना नियम दिया है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, और क्या पूछ रहा है? परमाणु का आकार। ऊपर से नीचे आएगा और क्या पूछ रहा है? परमाणु का आकार। तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, मोटा जाएगा परमाणु ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण, वायुमंडल है यानी कि दुनिया है, आप रोड पे जा रहे हैं, क्या है? वायुमंडल है। प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? प्रकाश की विसरण, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। प्रकाश की, देखिए, प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूलकण। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो जब वायुमंडल में एंट्री करता है तो बहुत सारा धूलकण उसको मिलता है, तो वो क्या होता है? डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होगा, तो इसीलिए विचलित हो जाएगा, किरण विचलित हो जाएगा। तो क्या कारण है? धूलकण। यानी कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कब होगा? दोपहर के समय, क्योंकि दोपहर के समय देखते हैं धूल ज्यादा उड़ता है। दोपहर के समय धूल ज्यादा उड़ता है, तो दोपहर के समय प्रकाश इतना विचलित हो जाता है कि सूर्य का कलर उजला दिखने लगता है। दोपहर में सूर्य क्यों उजला दिखता है? सुबह में ऑरेंज कलर का दिखता है, दोपहर में थोड़ी है जो वो गिरगिट थोड़ी है सूर्य जो कलर बदलते रहेगा। वो क्या होता है? दोपहर में धूल ज्यादा हो जाता है, तो किरण जो है, लाइट का जो रे है, वो इतना डाइवर्ट होता है धूलकण की वजह से कि सूर्य भगवान भी उजले हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी यौगिक में अच्छा यौगिक बताइए जी, इसका आंसर बताइए कमेंट में। यौगिक पूछ रहा है, यौगिक, यौगिक का क्या हो जाएगा? 0, समझ गए। ऑक्सीकरण संख्या यौगिक का 0। सर्प विषरोधी, देखिए ये सब प्रश्न फंसाता है, मेरिट बनाने वाला प्रश्न है ये सब। सर्प विषरोधी सुई, सर्प यानी कि सांप जो काटता है तो सुइया लेने जाते हैं ना, वही पूछ रहा है किस तत्व का एक यौगिक है? वो जो दो मिलाता है, किस तत्व का यौगिक होता है? स्वर्ण यौगिक। क्या होता है? ये मत समझिएगा कि सोना ही डाल देता है, स्वर्ण यौगिक होता है, वो अंतर है दोनों में, ठीक है ना। तो सांप काटने पे कौन सा होता है दवाई में? स्वर्ण यौगिक होता है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है दाब का विमीय सूत्र। अगर आप डिफेंस सब, एयरफोर्स सब के एग्जाम में एक दो प्रश्न से रहता ही है, नेवी सब के एग्जाम में। बाकी आपको बिहार के एग्जाम में, रेलवे में मिलेगा। बिहार के एग्जाम में बीमा सबसे बहुत कम प्रश्न पूछेगा, इजी प्रश्न ही पूछेगा। दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MLT-2। किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे इसको निकालने का पूरा प्रोसेस कि क्या है, फॉर्मूला है, किसी का भी निकाल लेंगे 2 मिनट में, बहुत आसान है। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है जी? जैव सेल, जैव सेल, सेल मतलब क्या होता है? चट्टान। सेल मतलब क्या होता है? चट्टान। तो क्या हो जाएगा? कोयला, क्योंकि प्राकृतिक तेल द्रव रूप है, लिक्विड रूप है। एलपीजी लिक्विड रूप, एलपीजी का फुल फॉर्म बताइएगा। पेट्रोल भी लिक्विड रूप है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में सबसे ज्यादा, अगर आप भारत को देखिएगा, देखिए एक चीज बताते हैं, अब देखिए भारत को जब आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है, यानी कि ये भारत है, भारत है ना, तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला ज्यादा है, ठीक। उसके बाद बाकी भारत में लिग्नाइट कोयला ज्यादा है। एंथ्रासाइट कोयला अमेरिका से इंपोर्ट होता है, भारत मंगाता है, और ऑस्ट्रेलिया से। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? यादाश्त यानी कि याद रखने का शक्ति। किसी को आप याद रखते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो वो चीज याद रहता है, ये सब कैसे? सेरिब्रम। दारू पी लीजिएगा, शरीर, ब्रेन जो है 2-3 पार्ट में होता है 3 पार्ट में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मतलब मिडिल, और बैक। तो ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, ब्रेन का, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। और ये बुद्धि, जिसका जितना सेरिब्रम तेज होगा, बुद्धि उसमें उतना ज्यादा होगा। वो कोई भी चीज एक बार पढ़ेगा, याद हो जाएगा, नया नया आइडिया उसको आएगा। सेरिब्रम के, सेरिबेलम जो होता है इस साइड होता है, पीछे वाला में सेरिबेलम होता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होगा। सेरिबेलम का क्या काम है? सही से चलना। दारू पीने के बाद देखते हैं तलमलाते हुए चलता है, तो सेरिबेलम उसका अनियंत्रित हो जाता है। सेरिबेलम काम ही, अपना काम ही नहीं करता है। इसीलिए जो पिया हुआ रहेगा उसको आप मारिएगा भी तो चोट नहीं लगता है, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है।
हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो ये जो होता है ना, मेरू रज्जु, जो रीढ़ का हड्डी और ये ब्रेन को जो कनेक्ट करता है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये होता है जैसे आप बाइक चला रहे हैं और कोई कीड़ा आया और आप अचानक आंख बंद कर लिए, कोई आपको एक थापड़ मारा, आप अचानक छिप लिए, ये सब जो बैक रिएक्शन जो होता है ये सब इसी के कारण होता है। और हाइपोथैलेमस जिसका बीपी ऊपी से संबंध है, हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा सक्रिय होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डर उर जब लगता है तब ये हाइपोथैलेमस। और शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमान, बुखार आने पर हाइपोथैलेमस ही जिम्मेवार होता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी, शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द अगर आप पकड़ लीजिएगा तो प्रश्न बन जाएगा। जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है, पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप, सरीसृप यानी क्या, रेप्टिलिया, सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो आर्कियोपिटस ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सीधे रट लीजिए। बाकी डोडो पक्षी जो है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में थी, मॉरिशस में भी थी, विलुप्त हो गई है, इसको बना के सब खा गया क्योंकि ये भारी थी, उड़ नहीं सकती थी, तो खत्म हो गया इसका नस्ल। आर्कियोपिक्टस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, बताइए जी आंसर। ये सब बहुत बेसिक प्रश्न है, आना चाहिए। मानव शरीर में तत्व पूछ रहा है और मानव शरीर में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन। शरीर में हमेशा क्या लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है ना, ऊपर पट्टी पर बताइए तो कमेंट करके, क्रस्ट जो है, धरती का क्रस्ट है, उस पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा सीरीज कैसा लगा। लास्ट प्रश्न पे आते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। परिपथ यानी कि हो गया इलेक्ट्रिक वायर सब जो होता है, वायर, दो गो वायर, परिपथ के किन्हीं दो बिंदु, एक ये वायर है तो यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि वोल्टेज का जो अंतर होगा ना, यहाँ वोल्टेज क्या होगा और यहाँ वोल्टेज क्या होगा, इसके बीच का जो मान बताएगा, वैल्यू बताएगा, वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज के बीच का अंतर बताता है वोल्ट मीटर। तो आपको ये कैसा लगा सीरीज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट करके, वो भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कि दूसरे क्लास में दूसरे सीरीज के साथ, अलग टॉपिक के साथ, अलग अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।